नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। आज की इस वीडियो क्लास में हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि लोन डिफॉल्ट के केस में आर्बिट्रेशन की पूरी प्रक्रिया क्या होती है। दोस्तों, डियर फ्रेंड्स, यदि आपने किसी बैंक या फिर एनबीएफसी से यदि आपने कोई लोन लिया है, ठीक है, हो सकता है वो लोन आपका अनसिक्योर्ड लोन हो, पर्सनल लोन हो, या फिर आपने किसी बैंक से क्रेडिट कार्ड्स लिए हैं दोस्तों, और ऐसे में कहीं ना कहीं आगे चलकर किसी मजबूरी या फिर किसी कारणवश आप उस लोन की जो मासिक ईएमआई, जो मंथली जो इंस्टॉलमेंट बनती है दोस्तों, उसको आपने रेगुलर मैनर में नहीं भर पाया, और ऐसे में कहीं ना कहीं आगे चलकर जो बैंक और जो एनबीएफसी है उसने आपको लोन डिफॉल्टर घोषित कर दिया दोस्तों। और साथ ही साथ जो बकाया राशि है, उस बकाया राशि की वसूली के लिए जो बैंक है उसने आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग चला दी दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग चलाकर जो बैंक है वो किस प्रकार से बकाया राशि की वसूली करती है, और साथ ही साथ जो आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग, जो प्रक्रिया चलती है, और चलने के बाद अंत में यदि उधारकर्ता कर्जधारी के खिलाफ में यदि आर्बिट्रल अवार्ड इशू हो जाता है, आर्बिट्रल अवार्ड पारित हो जाता है दोस्तों, तो कैसे, किस प्रकार से हम उस आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज करें, उसकी अपील करें, कहां करें, किस प्रावधान, किस प्रोविजन, किस एक्ट और किस कानून में और किस सेक्शन में हम करें दोस्तों। और साथ ही साथ यदि हमारे खिलाफ, उस उधारकर्ता के खिलाफ यदि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया चालू कर दी गई है, और ऐसे में यदि उस उधारकर्ता को, उस लोन के बोरोवर को यदि बैंक या फिर एनबीएफसी या फिर आर्बिट्रेटर के द्वारा यदि कोई नोटिस भेजी जाती है कि भाई आपके खिलाफ में, या फिर हमने आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग की कार्यवाही हम कर रहे हैं, आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स हम चालू करने वाले या फिर हमने कर दिया है, तो ऐसे में यदि आपको कोई नोटिस आती है तो कैसे, किस प्रकार से इस नोटिस का हम ऑब्जेक्शन फाइल करें, इसका हम किस प्रकार से रिप्लाई दें, और अपने उस ऑब्जेक्शन, उस रिप्लाई में हम कौन सी बातें रखें दोस्तों। और साथ ही साथ जो आर्बिट्रल अवार्ड हमारे खिलाफ में आ गया था और हमने उसकी जो अपील या फिर जो हमने चैलेंज की जो प्रक्रिया हम जो करेंगे, उसमें हम सुप्रीम कोर्ट के कौन से केस लॉज को रखें, कौन से जजमेंट्स को रखें, और साथ ही साथ जब हम आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में जब हम ऑब्जेक्शन फाइल कर रहे थे, जब हम रिप्लाई दे रहे थे, तो उस वक्त हम कौन से केस लॉज और कौन से जजमेंट्स को रखे सुप्रीम कोर्ट के, जिससे कि वो जो आर्बिट्रेशन की जो प्रोसीडिंग्स है वो रुक जाए, ठीक है, वो आगे चलकर हमारे खिलाफ में ना आ जाए, या फिर हमारे खिलाफ में आ गई है, आर्बिट्रल अवार्ड आ गई है, तो आगे चलकर यदि हम जब उस आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज करें, उसकी अपील करें, तो आगे चलकर कहीं ना कहीं वो जो आर्बिट्रल जो अवार्ड है उसको सेट असाइड कर दिया जाए, उसको खारिज कर दिया जाए दोस्तों। तो इस पूरी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स के बारे में आज हम इस वीडियो क्लास में डिटेल में और विस्तार में चर्चा करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यह समझना है कि किस प्रकार के लोन को आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स के जरिए किस प्रकार के लोन की वसूली की जाती है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, अनसिक्योर्ड लोन, क्रेडिट कार्ड्स के जो लोन्स होते हैं, या फिर कोई बैंक ओवरड्राफ्ट है, इस प्रकार के लोन्स में आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स प्रक्रिया चलाई जाती है दोस्तों। यदि कोई सिक्योर्ड लोन होगा तो सिक्योर्ड लोन में आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जाती है, क्योंकि जो सिक्योर्ड जो लोन होता है उसके अंदर कोलेक्ट्रल या फिर गिरवी के तौर पर कुछ ना कुछ तो रखा जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बैंक या फिर जो एनबीएफसी होती है वो आगे चलकर यदि उस सिक्योर्ड लोन की ईएमआई को नहीं दिया जाता है, लोन को डिफॉल्ट कर दिया जाता है, राशि काफी बड़ी हो जाती है जो बकाया राशि है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बैंक या फिर जो एनबीएफसी है वो सरफेसी एक्ट 2002 का कानून का उपयोग करके वो क्या करती है, गिरवी या फिर कोलेटरल के तौर पे जो भी सामान उस बैंक या फिर एनबीएफसी के पास रखा रहता है उसको, उसका ऑक्शन करके, उसकी नीलामी करके बकाया राशि की वसूली कर लेती है दोस्तों। तो इसीलिए जो सिक्योर्ड लोन के केस में, लोन के डिफॉल्ट के केस में आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया लागू नहीं होती है दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आपने बैंक या फिर एनबीएफसी से यदि आपने अनसिक्योर्ड लोन लिया है, आपने कोई क्रेडिट कार्ड्स लिए हैं, कोई बैंक ओवरड्राफ्ट की है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं यदि आपकी कोई राशि बकाया है, आप रेगुलर मैनर में ईएमआई या फिर किस्त को नहीं भर रहे हैं, और आगे चलकर यदि आप डिफॉल्टर घोषित हो जाते हैं, तो जो बैंक है, जो एनबीएफसी है, वो क्या करती है, वो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया का उपयोग करती है दोस्तों। अब ये आर्बिट्रेशन क्या होता है, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया क्या होता है, ये आर्बिट्रेटर क्या होता है दोस्तों, अब हम इसके बारे में जरा बात करने के डियर फ्रेंड्स। सी, ये जो आर्बिट्रेशन की जो प्रक्रिया है, जो आर्बिट्रेशन होता है दोस्तों, ये क्या होता है मालूम, ये एक मेडिएशन, एक मध्यस्थता का एक विकल्प होता है दोस्तों। ये एक एडीआर, एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की एक, बोलते हैं ना, एक मेथड, एक टेक्निक है दोस्तों। इसमें क्या होता है, इसमें जो बैंक और जो बोरोवर, जो क्लाइंट, जो उधारकर्ता होता है, ये दोनों की सहमति से एक थर्ड पार्टी, एक न्यूट्रल, एक थर्ड पार्टी का अपॉइंटमेंट किया जाता है, ठीक है, जो कि निष्पक्ष होता है, इम्पार्शियल होता है दोस्तों, ठीक है। वो दोनों की सहमति से, दोनों के म्यूचुअल कंसेंट से वो थर्ड पर्सन का अपॉइंटमेंट किया जाता है। उस थर्ड पर्सन को कहा जाता है आर्बिट्रेटर दोस्तों, जो कि बाहरी होता है, थर्ड पर्सन होता है, ठीक है, और जो कि दोनों की सहमति से अपॉइंट किया जाता है।
तो इसमें होता क्या, ये दोनों पार्टी, ये दोनों पक्ष, बैंक और जो हमारा जो बोरोवर, जो उधार करता है, ये दोनों उस थर्ड पर्सन के पास अपने इस मैटर को, अपने इस डिस्प्यूट को लेके जाते हैं और वहां पे जाके इस मैटर को रिजॉल्व करवाते हैं दोस्तों। तो जो थर्ड पार्टी होती है वो कौन होती है, वो इम्पार्शियल, निष्पक्ष और न्यूट्रल होता है दोस्तों। उसका इन दोनों पक्षों से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो एक तरीके से क्या होता है कि भैया जो बैंक, जो एनबीएफसी होती है, वो रेगुलर कोर्ट में ना जाकर कोर्ट के बाहर किसी एक थर्ड पर्सन को अपॉइंट करके क्या करते हैं, अपने इस डिस्प्यूट को, अपने इस मैटर्स को रिजॉल्व करवाते हैं दोस्तों। और वो जो आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट किया जाता है, उसने जो भी अवार्ड या फिर जो भी ऑर्डर, वो जो भी अवार्ड इशू करेगा, जो अवार्ड पारित करेगा दोस्तों, वो अवार्ड एक रेगुलर जो कोर्ट हमारी जो होती है, जो सिविल जो न्यायालय जो होती है, उसकी जो डिग्री आती है, उस डिग्री के बराबर ये आर्बिट्रल अवार्ड को माना जाता है दोस्तों। सी डियर फ्रेंड्स, होता क्या है, ये जो आर्बिट्रेटर जो अपॉइंट किए जाते हैं, ये मोस्टली अधिकतर ये बैंक और एनबीएफसी के द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं दोस्तों। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इनको ही तो पैसे की वसूली करनी है, इनको ही तो अपना बकाया राशि रिकवर करना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो आर्बिट्रेशन की जो प्रक्रिया का जो कदम जो उठाया जाता है, वो बैंक और एनबीएफसी के द्वारा ही उठाया जाता है। तो ये लोग ही क्या करते हैं, ये लोग ही उस आर्बिट्रेटर का चुनाव करते हैं दोस्तों। लेकिन आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन जो एक्ट है, जो 1996 का जो कानून है, उसके अंदर सेक्शन 11 के मुताबिक जो आर्बिट्रेटर का जो अपॉइंटमेंट किया जाता है, वो दोनों पक्षों की सहमति, दोनों पक्षों कंसेंट के द्वारा ही किया जाता है। इस संबंध में उस धारा, उस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 11 के अंदर इस कानून में लिखा गया है दोस्तों। लेकिन होता क्या है, जो बैंक और जो एनबीएफसी होती है, उस कानून को फॉलो नहीं करती है दोस्तों। और वो क्या करती है, वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी सहमति और अपनी इच्छा के अनुसार वो क्या करती है, आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट कर लेती है दोस्तों। और होता क्या, आगे चलकर वो जो आर्बिट्रेटर है, वो क्या करता है, बैंक और एनबीएफसी के फेवर में काम करता है। और आगे चलकर अधिकतर केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में, जो आर्बिट्रल जो अवार्ड जो इशू किया जाता है, वो बोरोवर और उधारकर्ता के खिलाफ में ही किया जाता है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, जब जो उधारकर्ता, जो लोन का जो बोरोवर है, जब वो बैंक या फिर एनबीएफसी से जब वो लोन लेता है, तो उस वक्त जब वो लोन एग्रीमेंट को साइन करता है, उस लोन एग्रीमेंट में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी रहती है, जब उसको बस साइन करता है दोस्तों, तो अधिकतर लोग करते क्या, जो उधारकर्ता जो लोग होते हैं, वो करते क्या, उस लोन एग्रीमेंट्स को, टर्म्स एंड कंडीशन जो भी उसमें लिखी गई है, उसको पढ़ते नहीं, उसको रीड करते नहीं है। तो उसी लोन एग्रीमेंट्स के अंदर एक आर्बिट्रेशन का एक क्लॉज दिया रहता है दोस्तों, जो कि उसमें यह लिखा रहता है कि भैया अगर यदि आगे चलकर हमारे इस लोन से संबंधित यदि कोई मैटर, कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, तो इस मैटर को हम लोग आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया के द्वारा हम इसको रिजॉल्व करवाएंगे। इस प्रकार का वहां पे एक पॉइंट मेंशन रहता है। तो हम क्या करते हैं, उसको एग्री कर देते, उसको हम उसमें हम अपनी सहमति दे देते कि हाँ भाई ठीक है, जो आपने कहा उस पर हम एग्री हैं। हम आगे चलकर भविष्य में यदि कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, कोई विवाद अगर आता है हमारे इस लोन से संबंधित, हम इस मैटर को इस आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया के द्वारा हम इसको रिजॉल्व करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपने उसमें अपनी सहमति दे दी दोस्तों। और अधिकतर होता है क्या, उस लोन एग्रीमेंट्स के अंदर यह भी लिखा रहता है, छोटे अक्षरों में लिखा रहता है कि भाई आर्बिट्रेटर का जो अपॉइंटमेंट किया जाएगा, वो बैंक और एनबीएफसी के द्वारा किया जाएगा। जो कि ये जो क्लॉज वो डालते हैं ना, ये गलत है। कानून और नियम के मुताबिक ये जो क्लॉज इन लोगों ने जो डाला है बैंक और एनबीएफसी ने, ये गलत है दोस्तों। और ऐसे में कहीं ना कहीं आप उसको एक्सेप्ट और उसको आप सहमति अपनी दे देते हैं। तो आगे चलकर यदि आपके खिलाफ में कोई आर्बिट्रल अवार्ड इशू हो भी जाता है, तो इस पॉइंट, इस मुद्दे को उठाकर आप चैलेंज और अपील आप आगे कर सकते हैं दोस्तों। अब इस आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में होता है क्या, जब आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया जब चलाई जाती है ना दोस्तों, तो क्या होता है, बैंक और एनबीएफसी आपको नोटिस भेजती है, ठीक है, आपको बताती है कि हम अपने इस मैटर को आर्बिट्रेशन के थ्रू हम रिजॉल्व करवाएंगे और हम इस मैटर को आर्बिट्रेशन में लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको नोटिस आती है। और साथ ही साथ यदि आपने नोटिस का रिप्लाई नहीं भी दिया, ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया, तो आगे चलकर आपको एक और नोटिस आएगी कि हमारी इस प्रक्रिया में, ठीक है, इस आर्बिट्रेशन की इस प्रक्रिया में हमने इस आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया है दोस्तों। तो उसमें क्या होता है, आपको फिर नोटिस भेजते हैं कि भैया आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट का एक नोटिस आपको आता है कि उसके अंदर आपको 4 से 5 आर्बिट्रेटर के नाम दिए रहते हैं। उसमें से किसी एक आर्बिट्रेटर पे आपको आपकी सहमति जतानी होती है, आपको अपना कंसेंट देना होता है, ठीक है। लेकिन वो जो नोटिस आती है, इसके अंदर वो आर्बिट्रेटर के जो नाम लिखे रहते हैं दोस्तों, वो अधिकतर वो जो आर्बिट्रेटर होते हैं, वो बैंक और एनबीएफसी के पक्ष होते हैं, और उनके क्षेत्र, उनके एरिया क्या होते हैं, और उनके पुराने जो ऑफिसर्स, जो पुराने जो आर्बिट्रेटर्स है, जो पीछे कई मामलों में उनके पक्ष में फैसला दे चुके हैं, वैसे ही आर्बिट्रेटर को मोस्टली उस नोटिस में उनके नाम दिए रहते हैं दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यदि आपको इस प्रकार जो नोटिस आती है, इसमें आपको ऑब्जेक्शंस और रिप्लाई फाइल करना चाहिए कि ये जो आर्बिट्रेटर की जो लिस्ट भेजी गई है, इससे मैं सहमत और मैं इससे एग्री नहीं हूं, क्योंकि ये जो आर्बिट्रेटर, ये सब कहीं ना कहीं मेरे जुरिस्डिक्शन में जहां पे रहता हूं या फिर मेरे नॉलेज में ये आर्बिट्रेटर नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आपको इसका ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहिए दोस्तों। और जो पहली जो नोटिस जो आई थी कि हम इस मैटर को आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करेंगे, हम इस मैटर को आर्बिट्रेशन में लेके जा रहे हैं, तो वहां पे भी आपको ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहिए। आपको उनसे लोन एग्रीमेंट की डिमांड करनी चाहिए कि क्या सचमुच में उस लोन एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन जैसा कोई क्लॉज मेंशन था कि नहीं था। उसमें यदि आप डाउट में, आपको नहीं पता है, तो आप लोन एग्रीमेंट्स की डिमांड भी कर सकते हैं ऑब्जेक्शन फाइल करके दोस्तों। तो इस प्रकार से 2 नोटिस आई, इसका रिप्लाई फाइल कर दीजिए। और साथ ही साथ आपके खिलाफ में आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया चालू कर दी गई है। आप आइए, आप इस तारीख पे हाजिर होइए दोस्तों।
इस प्रकार से भी आपको आर्बिट्रेशन की नोटिस आपको आती है दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं फिर वापस दोबारा आप उसमें ऑब्जेक्शन रिप्लाई फाइल कर सकते हैं कि सर ये जो प्रक्रिया चलाई जा रही है, ये प्रक्रिया दूसरे स्टेट में, दूसरे राज्य में चलाई जा रही है, मैं कहीं और रहता हूं, तो कहीं ना कहीं मतलब मेरा जो क्षेत्र है, मेरा जो जुरिस्डिक्शन है, उसके बाहर जाकर इस आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को चलाई जा रही है, जो कि मेरे लिए उतना दूर, उतना लंबा आना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत मुश्किल होगा। और कहीं ना कहीं ये गलत है कि जो कॉज ऑफ एक्शन या फिर जो मैंने जो लोन लिया था, मैंने तो इस क्षेत्र में, इस राज्य में लिया था और इसकी प्रक्रिया किसी दूसरे स्टेट में चलाई जा रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इस प्रकार से भी आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं यदि आपके खिलाफ में आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया चला दी गई है तो दोस्तों। तो आप जुरिस्डिक्शन का मैटर भी, क्षेत्राधिकार का मैटर का मुद्दा भी आप रख के आप ऑब्जेक्शन रिप्लाई फाइल कर सकते हैं कि भैया ये क्या हो रहा है, मैंने तो लोन महाराष्ट्र में लिया था, मैं तो महाराष्ट्र में रहता हूं, मेरा जो लोन डिफॉल्ट हुआ है वो तो महाराष्ट्र में हुआ है, और ये जो आर्बिट्रेशन की जो प्रक्रिया चलाई जा रही है, ये तो कोलकाता, दिल्ली में चलाई जा रही है, जो कि मेरे घर से बहुत लंबा है, बहुत दूर है, तो मेरे लिए आना जाना पॉसिबल नहीं है। मेरा भी खुद का अपना काम धंधा, फैमिली, परिवार है। ठीक है, टाइम की कोई कीमत और वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये क्षेत्र अधिकार के बाहर जाकर ये प्रक्रिया चलाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये इनवैलिड है, ये गलत है। तो इस प्रकार से आप ऑब्जेक्शन रिप्लाई फाइल कर सकते हैं दोस्तों। और साथ ही साथ जब ये आर्बिट्रेशन की जो प्रक्रिया जब चलती है, ठीक है, आपको एक भी नोटिस नहीं, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि भैया आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया चालू कर दी गई, और लास्ट में, अंत में यदि आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में यदि आर्बिट्रल अवार्ड आ जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स बनके तैयार रहते हैं दोस्तों कि मुझे एक भी नोटिस नहीं भेजी गई, आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट हो गया, मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है दोस्तों। ठीक है, ये कहीं ना कहीं नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, ये निष्पक्ष है, ये इम्पार्शियल है, मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है, अब लास्ट में जब अवार्ड आ रहा है तो मुझे बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी प्रक्रिया, ये इनवैलिड, ये इलीगल है, ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। इस प्रकार से आप अपना रिप्लाई, अपना ऑब्जेक्शन आप फाइल करिए, और यदि आपको आर्बिट्रल अवार्ड आपके खिलाफ में यदि इशू और पारित हो भी जाता है, तो इसमें कोई चिंता और कोई टेंशन की जरूरत नहीं दोस्तों। आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाइए, उन पॉइंट्स को उठाइए, और आप उस आर्बिट्रल अवार्ड को आप दोस्तों चैलेंज करिए। द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 के सेक्शन 34 में, सेक्शन 34 के प्रावधान के सेक्शन धारा का उपयोग करते हुए आप उस आर्बिट्रल अवार्ड को दोस्तों चैलेंज करिए। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट्स है दोस्तों। आपको नोटिस नहीं दिया गया, आपको सुना नहीं गया, आपके पक्ष को रखने का मौका नहीं दिया गया। ठीक है, आपके सारे एविडेंस, सबूत सब तैयार थे, बट आपको पता ही नहीं था। ठीक है, ये सारे मुद्दे को रखिए दोस्तों। आर्बिट्रेटर का अपॉइंट कर लिया गया, मुझे नहीं मालूम, आर्बिट्रेटर कौन था वो भी मुझे नहीं मालूम, ये सारे आर्बिट्रेटर उसी बैंक और एनबीएफसी के पक्ष के थे। ठीक है, लोन एग्रीमेंट्स के अंदर आर्बिट्रेशन का क्लॉज मेंशन किया गया था, वो भी मुझे नहीं मालूम। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है, जुरिस्डिक्शन का मुद्दा उठाइए, क्षेत्राधिकार का मुद्दा उठाइए दोस्तों। ठीक है, तो बहुत सारे पॉइंट्स है, ये सारे पॉइंट्स का यूज करते हुए आप उस आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज कर सकते हैं सेक्शन 34 में। और साथ ही साथ आप स्टे का पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं सेक्शन 36 में ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 में दोस्तों। और जब ये अवार्ड जब पारित और इशू हो जाता है, तो उस डेट से 90 दिनों के अंदर आपको अपील और चैलेंज करना होता है दोस्तों। यदि कोई कारण, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई मजबूरी है, यदि आप 90 दिन में नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको 30 डेज एक्स्ट्रा आपको एक्सटेंड करके दिया जा सकता है दोस्तों। और साथ ही साथ इसकी अपील और इसको चैलेंज कहां करेंगे दोस्तों, तो आपके क्षेत्र का जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, आपके राज्य का जो हाई कोर्ट होगा दोस्तों, वहां पे आपको इसको चैलेंज करना है, इसकी अपील आपको करना है दोस्तों। तो जब आप इसकी चैलेंज, इसकी अपील करेंगे, तो कहीं ना कहीं यदि आपके पास पॉइंट्स होंगे, आपके पास केस लॉज होंगे, जजमेंट्स होंगे सुप्रीम कोर्ट के, और आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होंगे उस आर्बिट्रल अवार्ड को रिजेक्ट करवाने के, उसको खारिज करवाने के, उसको चैलेंज करने के, आपके फेवर के बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, तो वो सारे पॉइंट्स को वहां पे रखिए। तो आपका जो आर्बिट्रल अवार्ड जो आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में जो इश्यू हो गया था, उसको दोस्तों खत्म कर दिया जाएगा, उसको खारिज कर दिया जाएगा दोस्तों। और डियर फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहता हूं कि जब भी ये जो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया का जब नोटिस आता है, ठीक है, कोई भी नोटिस आए, हर एक नोटिस का कृपया करके, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज इसका रिप्लाई दीजिए दोस्तों। आप एडवोकेट के माध्यम से भी, आप अपने काउंसिल, अपने अधिवक्ता के द्वारा भी आप इसका रिप्लाई, इसका ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। आप खुद भी, यदि आप पढ़े लिखे, थोड़े बहुत कानून के जानकार हैं, तो आप खुद भी इसका रिप्लाई, ऑब्जेक्शन तैयार करके आप उस बैंक और एनबीएफसी के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर, या फिर रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के थ्रू, आप उनके रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, ब्रांच ऑफिस पे आप इस रिप्लाई, ऑब्जेक्शन को आप भेज सकते हैं दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, ये ध्यान देना, यदि कोई भी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया का यदि कोई भी नोटिस आती है, तो प्लीज आप इसका रिप्लाई दे, इसका जवाब दे दोस्तों। कोई भी नोटिस आए, यदि आप इसका जवाब, इसका रिप्लाई नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों आगे चलकर आपके खिलाफ में डेफिनेटली आर्बिट्रल अवार्ड इशू हो जाएगा।
और दोस्तों जब आप ना देने से आगे चलकर जो एक्स पार्टी जो होता है एक्स पार्टी ऑर्डर, एक पक्षीय कार्रवाई हो जाएगी और एक पक्षीय जो एक तरफा जो अवार्ड है वो इशू हो जाएगा दोस्तों। और कहीं ना कहीं आगे चलकर जब अवार्ड इशू हो जाता है तो जो बैंक और एनबीएफसी होती है वो अवार्ड के एग्जीक्यूशन के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाती है दोस्तों, और एग्जीक्यूशन करवा के कहीं ना कहीं आपकी संपत्ति, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको अटैच कर लिया जाता है। तो आपका जो बैंक अकाउंट उसमें यदि पैसे हैं उसको सीज कर लिया जाएगा, आपकी जो सैलरी है सैलरी कुछ पार्ट को अटैच कर लिया जाएगा, आपके घर पे जो आपके कंज्यूमर ड्यूरेबल जो सामान है, जो कीमती जो वस्तु है उसको अटैच कर लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें उस आर्बिट्रल अवार्ड में लिखी रहती है दोस्तों। तो वो बैंक और एनबीएफसी क्या करते हैं, वो जाकर कोर्ट से वो उसको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं और पुलिस के बल और उनकी सहायता लेकर, पुलिस की सहायता लेकर जो बैंक के अधिकारी है वो सारे लोग घर पे आपके पहुंचते हैं और आपकी प्रॉपर्टी, आपकी संपत्ति को अटैच और जब्त करके उसकी नीलामी, उसका ऑक्शन करवा के अपने बकाया राशि की वसूली कर लेते हैं दोस्तों। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यदि आप ये सारी चीजों से बचना चाहते हैं दोस्तों तो प्लीज आप आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया का आप रिप्लाई ऑब्जेक्शन फाइल करें। यदि आपको कुछ नहीं मालूम पड़ता और अचानक सामने से आर्बिट्रल अवार्ड जैसा कोई नोटिस, कोई मैसेज यदि आपको आ जाता है तो इसमें भी आपको चिंता और डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिंपली आप उस आर्बिट्रल अवार्ड को दोस्तों उसकी अपील करिए, उसको चैलेंज करिए, ठीक है, उसके खिलाफ में जाइए दोस्तों। तो कोई भी चीज, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो अगर कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो गई है, कुछ मिस्टेक्स हो गई है तो उसका सोल्यूशन भी है दोस्तों। बैंक और जो एनबीएफसी होती है क्या करती हैं, ये लोन एग्रीमेंट्स के अंदर बहुत सारे मिस रिप्रेजेंटेशंस, फ्रॉड भी कर देते हैं दोस्तों। तो उस मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड्स का आप हवाला देते हुए आप इस आर्बिट्रल अवार्ड को आप चैलेंज कर सकते हैं दोस्तों। इस बात को आप नोट कर लीजिए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, अब मैं कुछ आपको एक या दो कुछ मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट और केस लॉज मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों, जिसका उपयोग करके आप आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया में आप ऑब्जेक्शन और रिप्लाई फाइल कर सकते हैं। और यदि आपके खिलाफ आर्बिट्रल अवार्ड आ गया है तो आप इन केस लॉज को, इन जजमेंट्स को आप रखकर आप उस आर्बिट्रल अवार्ड को आप सेट असाइड करवा सकते हैं, उसको आप खारिज करवा सकते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं वो केस लॉज और वो जजमेंट्स कौन से हैं मेरे प्यारे दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, पहला जो जजमेंट है, जो केस लॉ है दोस्तों, वो है इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का सिविल अपीलेट जुरिस्डिक्शन दोस्तों, सिविल अपील नंबर 3972 ऑफ 2019 दोस्तों। इस केस का नाम था दोस्तों भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, जो कि अपीलांट थे, वर्सेस यूनाइटेड टेलीकॉम्स लिमिटेड, जो कि रेस्पोंडेंट थे दोस्तों। तो इस मामले में, इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि जो आर्बिट्रेटर का जो अपॉइंटमेंट होगा दोस्तों वो दोनों की सहमति और दोनों के कंसेंट से होगा। कोई एक पक्ष अपने फेवर में, अपने अनुसार, अपनी इच्छा के हिसाब से आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट नहीं कर सकता दोस्तों। तो कानून और नियम के तहत सेक्शन 11 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996 के प्रावधान के मुताबिक ही आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट किया जाना चाहिए दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, दूसरा जो केस था वो था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, जो कि सिविल अपील नंबर था इस मामले में 5306 ऑफ 2017 दोस्तों। इस केस में जो पार्टी थी वो थी टीआरएफ लिमिटेड, जो कि अपीलांट्स थे, वर्सेस एनर्गो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड, जो कि रेस्पोंडेंट थे दोस्तों। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यदि विवाद और डिस्प्यूट में जो पार्टी है, ठीक है, यदि वह अकेले खुद ही वो आर्बिट्रेटर का यदि वो अपॉइंटमेंट कर ले रही है तो ये दोस्तों ये गलत है, ये निष्पक्ष है, ये इम्पार्शियल है, ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है दोस्तों। तो यदि कोई एक पार्टी अपने मन के मुताबिक, अपनी इच्छा और अपने डिस्क्रिप्शन के अनुसार यदि किसी आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट कर लेती है तो ये गलत होगा दोस्तों। क्योंकि एक व्यक्ति जो खुद उस मामले में पार्टी है और वो खुद अकेले आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट कर ले रही है तो कहीं ना कहीं वो जो आर्बिट्रेटर है वो आगे चलकर उसी के ही पक्ष में, उसी के फेवर में ही डिग्री पास करेगा, अवार्ड इशू करेगा दोस्तों। ऐसे एक और केस लॉ है, एक और जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, जो कि इसका आर्बिट्रेशन एप्लीकेशन नंबर था 32 ऑफ 2019 दोस्तों। इस केस लॉज में जो पार्टी थी उस पार्टी का नाम इस प्रकार से है दोस्तों। पहला जो था अपीलांट, जो अपील करता थे दोस्तों, वो थे पर्किंस ईस्टमैन आर्किटेक्ट डीपीसी एंड अदर्स, वर्सेस एचएससीसी इंडिया लिमिटेड दोस्तों, जो कि रेस्पोंडेंट थे, प्रतिवादी थे दोस्तों। तो इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि डिस्प्यूट में इन्वॉल्व जो पार्टी होती है, एक पार्टी अपने मन मुताबिक, अपने फेवर में आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट नहीं कर सकती दोस्तों। तो दोनों का म्यूचुअल कंसेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। एक पार्टी अपने पक्ष का, अपने मन के मुताबिक, अपने इच्छा अनुसार आर्बिट्रेटर का अपॉइंटमेंट नहीं कर सकती। यदि वो करती भी है तो ये गलत होगा, ये कानून के खिलाफ होगा, ये इलीगल होगा, ये असंवैधानिक होगा दोस्तों, और साथ ही साथ ये इम्पार्शियल भी होगा और ये पारदर्शी नहीं होगा दोस्तों। इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा। तो कहीं ना कहीं मोरल ऑफ द स्टोरी यही कहता है कि भैया आर्बिट्रेटर का जो अपॉइंटमेंट होना चाहिए वो दोनों पक्षों और दोनों की सहमति से होना
चाहिए दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से मेरा ये वीडियो क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों ने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, इस वीडियो लेक्चर को लाइक करिए, और यदि मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए दोस्तों, मैं उसका जवाब दूंगा। और साथ ही साथ मैंने लीगल हेल्पलाइन नंबर भी मैंने लिख के रखा है, आप उस लीगल हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आपके जो भी प्रश्न है, आपके जो भी क्वेश्चंस है, आपके जो भी डाउट्स है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों मेरे द्वारा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।